अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बच्चों, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने फिजिक्स में एक नए चैप्टर की बुनियाद रखी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे बिहेव लाइक पार्टिकल्स एंड समटाइम दे बिहेव लाइक वेव्स। पार्टिकल्स की भी डाइफ्रैक्शन हो सकती है, इंटरफेरेंस हो सकती है, बिल्कुल ऐसे जैसे वेव्स की होती है। और जब पार्टिकल कोलाइन करते हैं दूसरे पार्टिकल्स के साथ तो वो मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। अब पार्टिकल्स की ये जो नेचर है ये बहुत ही वियर्ड है, बहुत ही अजीब है, लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इन पार्टिकल्स की नेचर को और ही वियर्ड कर दिया। बच्चों, अगर हम मैक्रो लेवल की जो हमारी वर्ल्ड है उसमें अगर हम चीज़ों को देखें तो लाइक आप एक पिचिंग क्रिकेट बॉल को देख रहे होते हैं तो आप एग्जैक्टली उसकी लोकेशन बता सकते हैं, आप उसका मोमेंटम बता सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके सामने कोई गाड़ी जा रही है तो आप उसकी मोमेंटम, उसकी पोजीशन आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी सब एटॉमिक वर्ल्ड है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रिनोज हैं, फोटॉन्स हैं, इनकी नेचर बहुत ही वियर्ड है। आप 100% एफिशिएंसी के साथ एक्यूरेटली इनकी पोजीशन या मोमेंटम या एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक लिमिट पुट कर देता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें कहता है कि आप पार्टिकल एस्पेक्ट और वेव एस्पेक्ट को एक ही टाइम पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। पहली तो बात यह है कि सब एटॉमिक वर्ल्ड में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन अगर आप कैलकुलेट करें तो कभी भी आप 100% उनकी पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिहेव करते हैं एज अ वेव। तो जब भी आप उनकी पोजीशन कैलकुलेट करोगे थोड़ा बहुत एरर जरूर रहेगा, ठीक है, जिसको हम अनसर्टेनिटी बोलेंगे। इसी तरह अगर आप उनका कोई भी एस्पेक्ट, उनका मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत एरर जरूर रहेगा, जिसे हम अनसर्टेनिटी कहेंगे उस एरर को। हाइजेनबर्ग ये कहता है कि आप इन दोनों एस्पेक्ट्स को, पार्टिकल एस्पेक्ट और वेव एस्पेक्ट, इनको एक ही टाइम पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप एक टाइम में या तो पार्टिकल की पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हो और या उसकी वेव नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हो। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप दोनों एस्पेक्ट्स को एक ही टाइम पे डिस्क्राइब करो। तो फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जब हम इसकी मुख्तलिफ इसकी जो फॉर्म्स हैं उनको स्टडी करेंगे, उनको हम यहाँ सीखेंगे और उसके बाद हम इसके रिजल्ट्स को फर्दर डिस्कस करेंगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहाँ कहाँ पे लिमिट्स पुट करता है। तो बच्चों, सबसे पहली जो फॉर्म है इसकी, दैट इज पोजीशन एंड मोमेंटम फॉर्म। यहां पर हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट यानी कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जो रियल में नहीं है, थॉट एक्सपेरिमेंट है। उस थॉट एक्सपेरिमेंट की मदद से हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, ये रियल एक्सपेरिमेंट नहीं है, रियल में ये पॉसिबल नहीं है, ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, सिर्फ सोच की हद तक है। तो बच्चों, लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन है और इट्स मूविंग, और सिंपलिसिटी के लिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, उसका जो मोमेंटम है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। बच्चों, चूंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स बिहेव करते हैं एज अ वेव, तो हम ये कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये वेव एसोसिएट है, क्योंकि ये बिहेव कर रहा है एज अ वेव जब ये मूव करता है। बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन मेजर करना चाहते हैं। हम क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे? हम माइक्रोस्कोप की मदद से इस इलेक्ट्रॉन की, वैसे तो आपको पता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, कैसे मेजर करेंगे? यहां पे हमारे पास एक फोटॉन होगा, ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइन करेगा और कोलाइन के बाद जब ये फोटॉन स्कैटर्ड होगा तो हम इस फोटॉन को माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ठीक है, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम होगी। बच्चों, अब जो फोटॉन हमने यूज किया इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालने के लिए, जब ये इलेक्ट्रॉन से कोलाइन करके वापस आया, हमने इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो इसकी जो वेवलेंथ है
लेट सपोज ये इसकी वेवलेंथ है, ठीक है जी, इस फोटोन की जो हमने यूज किया। बच्चों अब जितनी फोटोन की वेवलेंथ है, इतने ही फासले में, जितनी फोटोन की वेवलेंथ है, इसके वेवलेंथ के बराबर फासले में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी कि जितनी फोटोन की वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ के बराबर फासले में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्योंकि फोटोन का उसके साथ जब कोलाइजन हुआ है तो वो कोलाइजन डिपेंड करता है फोटोन की वेवलेंथ के ऊपर। अब फोटोन की वेवलेंथ ये है, तो इसी हिसाब से इतने ही डिस्टेंस में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जहां पर फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइजन हुआ है। बच्चों आप देख रहे हो, ये जो वेवलेंथ है इसको हम डेल एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है, जो एरर है, वो एरर उस फोटोन की वेवलेंथ के बराबर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इतनी लेंथ में, यहां से लेकर यहां तक इतनी लेंथ में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, थोड़े बहुत एरर के साथ पता है, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी के साथ पता है, और वो जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में, वो किसके बराबर है? वो फोटोन की वेवलेंथ के बराबर है। तो बच्चों इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं, हम उसमें अनसर्टेनिटी को, एरर को कम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम यूं करेंगे कि हम एक ऐसा फोटोन यूज करेंगे जिसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत पहले वाले फोटोन के मुकाबले में कम हो। अब देखें, पहले वेवलेंथ ये थी, अब हमने वेवलेंथ को कम कर दिया, स्मॉल कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन इतनी लेंथ में यहां से यहां तक कहीं पे मौजूद है। हमने वेवलेंथ को शॉर्ट कर दिया, शॉर्टर वेवलेंथ यूज की फोटोन की। अब फोटोन की वेवलेंथ जितनी कम करते जाओगे, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो एरर है, जो अनसर्टेनिटी है, वो उतनी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमें उतनी ज्यादा बेहतर मालूम होती जाएगी। लेकिन बच्चों हमने ये भी पढ़ा हुआ है, पीछे वाले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे, वहां पे हमने देखा है कि फोटोन की जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। अब आप फोटोन की वेवलेंथ जितनी कम करोगे, उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो फोटोन की वेवलेंथ कम करने से हमने उसकी पोजीशन में एरर को, अनसर्टेनिटी को कम कर लिया। लेकिन जितनी कम वेवलेंथ यूज की, उस फोटोन की एनर्जी उतनी ही ज्यादा थी। अब ज्यादा एनर्जी की वजह से जब ये ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइजन करेगा, तो जारी बात है कि फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड में या उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। अब जितनी कम वेवलेंथ वाला फोटोन आप यूज करोगे, वो उतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में उतना ही ज्यादा चेंज आएगा। अब देखें, आप वेवलेंथ कम करते जा रहे हैं, पोजीशन बेहतर मालूम होती जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यानी कि उसके मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है या जो एरर है, वो उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। बच्चों अब हम क्या करते हैं? अब हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। अगर हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसा फोटोन यूज करना होगा जिसकी एनर्जी कम हो, ताकि वो फोटोन के मोमेंटम को ज्यादा डिस्टर्ब ना करे। तो बच्चों कम एनर्जी वाले फोटोन की एनर्जी कम होगी, तो वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालने के लिए हमने एक ऐसा फोटोन यूज किया जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है और एनर्जी कम है। बच्चों अब कम एनर्जी वाले फोटोन से हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तो बहुत अच्छा, कम अनसर्टेनिटी या कम एरर के साथ मालूम कर लेंगे, लेकिन ये देखें, ज्यादा वेवलेंथ की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो क्या हो गई? अनसर्टेन हो गई ना। अब देखें, इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक इतने ज्यादा फासले में कहीं पर मौजूद है, तो पोजीशन में एक्यूरेसी क्या हो गई? कम हो गई। पोजीशन में एरर ज्यादा हो गया। हमने मोमेंटम में अनसर्टेनिटी या एरर को कम करने की कोशिश की, तो पोजीशन में एरर या अनसर्टेनिटी ज्यादा हो गई। तो
अब मोमेंटम में क्या ये पोजीशन में अनसर्टेनिटी हमने निकाली है कि ये फोटोन की वेवलेंथ के बराबर होगी। अब जरा हम मोमेंटम में अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं। तो बच्चों हम डी ब्रॉय वेवलेंथ वाला जो रिलेशन है उसको यूज कर सकते हैं। उसके मुताबिक मोमेंटम इज इक्वल टू h/λ। बच्चों यहां पर देखिए हमने सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मोशन डिस्कस किया अलोंग एक्स एक्सिस, तो मोमेंटम भी हमने सिर्फ एक्स एक्सिस में ही लिया। सो यहां पर जो मोमेंटम है वो h/λ है, लेकिन मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है, जो एरर है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली h/λ। इसे हम कहते हैं इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो डेल x मल्टीप्लाई बाय डेल px इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली, ये किसके बराबर है? लैम्डा के मल्टीप्लाई बाय डेल px किसके बराबर है? h/λ के। लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया डेल x इंटू डेल px अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h। तो बच्चों ये क्या है? चेंज इन पोजीशन नहीं है, ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। बच्चों अब इक्वेशन के इस तरफ ये क्या है? ये एक कांस्टेंट नंबर है। इसका मतलब है अगर आप पोजीशन में अनसर्टेनिटी को कम करने की कोशिश करोगे, पोजीशन में एरर को कम करने की कोशिश करोगे, तो मोमेंटम में जो एरर है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। इसी तरह से अगर आप मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को कम करने की कोशिश करोगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन। बच्चों यहां पर हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2 पाई से, तो ये हमारे पास आ जाएगा h/2 पाई, ये बराबर होता है h कट के। इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो डेल x डेल px इज ग्रेटर देन इक्वल टू h कट। ठीक हो गया जी। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बच्चों इसी रिलेशन को y और z एक्सिस के लिए भी लिखा जा सकता है। अगर आप y एक्सिस की बात करें, इसी तरह से इसको हम z एक्सिस के लिए भी लिख सकते हैं। बच्चों अब हम जरा इसके रिजल्ट्स को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अच्छा यहां पर एक और चीज हमारे जहन में आती है कि इट मीन्स कि हम इस काबिल नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंट, या हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं कि हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक ही वक्त में अनसर्टेनिटी विदाउट अनसर्टेनिटी एक ही वक्त में एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो अनसर्टेनिटी आती है पोजीशन में या मोमेंटम में, ये हमारी मेजरमेंट की वजह से नहीं आती। ना ही इसका ताल्लुक मेजरमेंट के साथ है और ना ही इसका ताल्लुक हमारे किसी भी अपरेटस या डिवाइस के साथ है। इसका ताल्लुक है इन पार्टिकल्स की नेचर के साथ। बिकॉज जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एक वक्त में दे आर नॉट एट एग्जैक्ट एट वन लोकेशन, दे बिहेव लाइक वेव्स, दे कैन बी एट मोर देन वन लोकेशन। एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा जगह पर हो सकता है। सो ये जो अनसर्टेनिटी आ रही है या जो एरर आ रहा है, ड्यू टू द फैक्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ सब एटॉमिक वर्ल्ड बिहेव इन अ वेरी वियर्ड मैनर। सो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।